दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मूल अधिकार पे। अमूल अधिकार के बारे में सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके दो वीडियो होंगे, एक दो पार्ट में, जो कि बड़ा टॉपिक है इसलिए इसमें समय लगेगा। दोस्तों यदि 71 बीपीएससी मेंस की तैयारी एडवांस करना चाहते हैं तो आप एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 149 वीडियो और पीडीएफ हम कवर करेंगे। डेली एक पीडीएफ वीडियो रटिए, आपका फाइनल होगा। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मूल अधिकार से जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाएगा तो उसकी भूमिका लिखना है। मूल अधिकार वह अधिकार है जो व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य और मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं और संविधान द्वारा ही संरक्षण की व्यवस्था की जाती है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार का उपबंध किया गया है। इतना लिखने के बाद मूल अधिकार से कोई क्वेश्चन आएगा तो पहले इसको लिखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। आइए मूल अधिकार क्या है। तो जैसा कि हम बोलेंगे अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का प्रावधान है, उपबंध है भारतीय संविधान में, यानी चर्चा है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। यानी राज्य माने जो बिहार राज्य है, अलग अलग 29 राज्य है, 29 राज्य है, उसको नहीं काउंट कीजिए। राज्य का अर्थ है स्टेट में, इस राज्य में व्यापक है। इस राज्य का अर्थ है कोई भी ऐसी संस्था या व्यक्ति जिसको नियम बनाने और नियम को लागू कराने के लिए उसके पास अगर शक्ति है, लागू कराने के लिए वो लोगों को विवश कर सकता है, तो वह राज्य होगा। जैसे स्टेट बैंक कोई नियम बनाता है और उसको आपको पालन करना पड़ता है मजबूरन, तो राज है। एलआईसी नियम बनाता है और उसको मजबूरन आपको पालन करना पड़ता है, राज है। संसद नियम कानून बनाती है और पालन करने के लिए आपको मजबूर किया जाता है, तो राज है। बिहार सरकार शराबबंदी अधिनियम लागू की है और उसको पालन करने के लिए आप, तो राज्य है। सरकार भी राज्य है और विधानमंडल भी राज्य है। स्टेट बैंक राज्य है तो एलआईसी भी राज्य है, सेबी भी राज्य है तो एलआईसी भी राज्य है। इस राज्य की परिभाषा में व्यापक है। सीधा शब्द कोई भी प्राधिकारी या संस्था या व्यक्ति जिसको नियम बनाने और नियम को लागू करवाने के लिए आपको विवश कर सकता है, तो आप राज्य है। अनुच्छेद 13(2) में क्या है कि न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। यानी कहा गया है कि अनुच्छेद भाग 3 में किसी अधिकारों को उल्लंघन करने वाली कोई भी विधि होगा तो न्यायालय उस विधि को कुछ भाग को निरस्त कर देगी, जो उल्लंघन है उसको निरस्त कर देगी। जैसे और अनुच्छेद 13 में जो है विधि की परिभाषा दिया गया है। तो ये जो राज्य जो है, इस राज्य जो कोई भी नियम अध्यादेश नोटिस जारी करेगा और उससे अगर आपके अधिकारों का कानून हो या भारत सरकार का कानून हो या कोई नियम है किसी भी राज्य का, मतलब राज्य माने बैंक हो, स्टेट बैंक हो या एलआईसी हो या कोई भी ऐसी संस्था, अगर नियम बनाकर आपको विवश कर रहा है पालन करने के लिए, तो अगर उस नियम से अनुच्छेद 12 से 35 जो भाग 3 में जो अधिकार दिया गया है, 14 से 30 के बीच जो अधिकार है, 14 से 30 तक, तो उस अधिकार का अगर आपका हनन हो रहा है तो आप कहाँ जाएंगे? अनुच्छेद 32 के तहत। कहाँ? उच्चतम न्यायालय 32 के तहत। और उच्चतम न्यायालय क्या करेगा? अनुच्छेद 13 के तहत उस कानून को देखेगा, उस नियम को देखेगा। अगर वह उस नियम या उस विधि के कुछ जो प्रावधान आपके अधिकारों का हनन कर रहा है, उसको उच्चतम न्यायालय क्या करेगा? निरस्त कर देगा। समझ रहे हैं? उसको निरस्त कर देगा। आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। समझ रहे हैं? और हाई कोर्ट भी, बीपीएससी में छात्र बीपीएससी हाई कोर्ट गए हैं, तो हाई कोर्ट अब बीपीएससी की भर्ती प्रक्रिया को, नोटिफिकेशन को देखेगा। अब उससे अधिकारों का आपका हनन हो रहा है तो न्यायालय क्या करेगा? हाई कोर्ट उसको निरस्त करेगा और री एग्जाम का आदेश दे देगा। तो ये जो देख रहे हैं राज, इसी राज से, राज है, विधि है, सब चीज है। इस राज का कोई नोटिस सूचना
अगर आपके 14 से 30 के अधिकार है, उसका हनन हो रहा है, तो इसके तहत जो है क्या होगा, उसको निरस्त करता है न्यायालय। समझ गए होंगे। अब आगे आइए, मूल अधिकार का बड़ी विशेषता देखेंगे। सबसे बड़ा है कि मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। अब आपके अधिकारों का हनन हुआ है, आप हाई कोर्ट गए हैं ना एग्जाम के लिए, या सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो न्यायालय तो अगर मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में आप जा सकते हैं, 226 की सीधे उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। उसके बाद राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। देखिए, मूल अधिकार नागरिकों को राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। नागरिक स्वतंत्रता क्या है? विचार, विश्वास और व्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? शासकीय कार्यों में भाग लेने का अधिकार, सरकारी नौकरी में नियुक्ति का अधिकार, उसके बाद जो है सरकारी नौकरी में नियुक्ति का अधिकार, तो ये सब प्रत्याशी को पूर्व जाने का अधिकार, तो ये सब जो है राजनीतिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। उसके बाद कुछ अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, जैसे कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। हम इसके प्रावधान आगे चर्चा करेंगे। कुछ अधिकार नकारात्मक सभी भारतीय विदेशी दोनों को प्राप्त है, जैसे 14, 20, 21 का 23, 24, 25, 28। यानी भारत में विदेशी भी आएगा ना, उसको कानून की समता और कानून के समक्ष समान संरक्षण दिया जाएगा। उसके साथ कानून की नज़र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सुन लीजिए। लेकिन राज्य जो है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद कर सकता है, चूंकि उसको नहीं है। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसको नहीं, कुछ भी भारत में नहीं बोल सकता है। बात सुन लीजिए। उसके बाद शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार भारतीयों को है, अंग्रेजों को नहीं है, गैर भारतीयों को नहीं है, विदेशियों को नहीं है। सरकारी नौकरी में नियुक्ति का अधिकार केवल भारतीय नागरिक को है, विदेशियों को नहीं है। उसके आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। उसके बाद मौलिक अधिकार, कुछ अधिकार नकारात्मक है, यानी वो राज्य की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है, राज्य की शक्तियों को सीमित करता है, जैसे 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22। कुछ अधिकार सकारात्मक है, जो राज्य को कार्रवाई करने की अपेक्षा करता है, 21 का 19, 25, 29, 30, 32, ये सब। तो मूल अधिकार ये कुछ विशेषता आप देख लिए। अब हम लोग मूल अधिकार की वर्गीकरण देखेंगे। भारतीय संविधान के प्रारंभ में मूल अधिकार सात मूल अधिकार जो 7 शीर्षकों में वर्गीकृत था, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत जोड़ दिया गया है। यानी कहने का अर्थ है कि आप संपत्ति के अधिकार, जो आप संपत्ति धारण करते हैं, जो भूमि है आपके पास, संपत्ति है, पैसा है, वह आपका मौलिक अधिकार नहीं है। अगर उसका उल्लंघन कोई करता है तो आप न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत नहीं जा सकते हैं। संवैधानिक अधिकार है, समझ रहे हैं? तो मौलिक अधिकार की श्रेणी में वो शामिल नहीं है, हटा दिया गया। तो अब 6 शीर्षकों में मौलिक अधिकार है। तो पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29, 30, असंवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। और इसी अधिकारों को मैं एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले देखना है समता का अधिकार। चलिए, अनुच्छेद समता का अधिकार चर्चा करेंगे। हाँ, समता का अधिकार देखेंगे। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधिक समता और विधि के साथ समान संरक्षण। यानी कानून जो है की नजर में सब बराबर है, कानून सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। विधिक समता है कि कानून के समक्ष समता, यानी कानून के नजर में सभी व्यक्ति बराबर है, कानून किसी के आधार पर भेदभाव, विधि किसी के आधार पर किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ विधि की सर्वोच्चता है, विधि के समक्ष ही प्रधानमंत्री हो या क्लर्क हो या एक मुखिया हो
या आईएएस अधिकारी हो या कैबिनेट सचिव हो या क्लर्क हो, कानून की नज़र में सब बराबर है। कानून के साथ समान संरक्षण है, यानी कानून क्या होगा, समान व्यक्ति के साथ समान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करेगा, असमान व्यक्तियों परिस्थिति में रहने वाले व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार करेगा। जैसे अब देख लीजिए, 8 लाख से कम आय वाले लोग क्रीमी से बाहर होंगे, उनको आरक्षण मिलेगा, और 8 लाख से ऊपर वाले लोग क्रीमी में शामिल रहेंगे। ईडब्ल्यूएस में आरक्षण 8 लाख के आसपास है, उससे नीचे वाले ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का लाभ लेंगे, उससे ऊपर वाले नहीं लेंगे। ये भेदभाव है, सकारात्मक भेदभाव है। बसों में जाते हैं आप, महिलाओं के लिए सीट क्या है, सॉरी आगे हम चर्चा करेंगे। आयकर अधिनियम देखिए, बस वाला आगे चर्चा करेंगे, अभी एक आ रहा है प्रावधान। तो आप देखते होंगे कि आयकर अधिनियम 12 लाख से कम आय वालों को कोई आयकर नहीं देना होगा, लेकिन 12 लाख से ऊपर वालों को तो आयकर लगेगा, और वो भी जो है 20 लाख से ऊपर वाले के लिए अलग रेट है, और 12 से 20 के नीचे अलग बता रहे हैं। तो जो भेदभाव हो रहा है विधि के साथ समान संरक्षण से हो रहा है, समझ रहे हैं। तो यही स्थिति है। उसके बाद धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का राज्य जो है, राज्य यानी वही राज्य, ध्यान रखिए वही राज्य, वो राज्य जो है धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा किसी के साथ। और निजी व्यक्ति को भी कहा गया है कि कोई भी सार्वजनिक होटल, सार्वजनिक दुकान, सार्वजनिक मैदान, उसमें किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। निजी व्यक्ति भी करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 15(3) में स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने का शक्ति राज्य को दिया गया है। इसी के तहत बस में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित रहता है कि नहीं, देख रहे हैं। इसी के तहत महिलाओं को छूट जो जगह जगह दी जाती है, इसी के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 15(4) में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए शैक्षणिक सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में आरक्षण है। आईआईटी कॉलेज, मतलब आईआईटी हो, मेडिकल कॉलेज हो, या जो भी शिक्षण संस्थान देख रहे हैं, उसमें अगर आरक्षण मिल रहा है तो अनुच्छेद 15(4) के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 15(5) के तहत निजी शिक्षण संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए एससी, एसटी, ओबीसी को जो आरक्षण दिया जाता है वो इसी के तहत है। अनुच्छेद 15(6) के तहत ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण दिया जाने लगा है शिक्षण संस्थानों में। उसके बाद तो ये जो है 15 हो गया। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद 16(1) में लोक नियोजन में राज्य अगर कोई भी नियुक्ति करेगा, मान लीजिए स्टेट बैंक भी नियुक्ति करेगा या कोई भी, तो वहां अवसर की समता देगा और सभी के लिए समान अवसर का व्यवहार करेगा। और राज्य जो है अपनी नियुक्ति में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन अब 16(3) में कहता है कि संसद निवास के आधार पर किसी क्षेत्र के लिए निवास के आधार पर विभेद करने के लिए कानून बना सकता है, लेकिन ऐसे नहीं करो, केवल संसद बना सकता है। अनुच्छेद 16(4) में सामाजिक और शैक्षणिक से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी के लिए आरक्षण का, सरकारी नौकरी में आरक्षण का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 16(4) क के तहत क्या है, एससी, एसटी के लिए सरकारी नौकरी की प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और 16(6) के तहत ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, किसी भी प्रकार की जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, उसको प्रतिबंध किया गया है। अनुच्छेद 17, 18 राज्य को आदेश दिया गया है कि आप किसी को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेंगे, सेना और विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर बाकी कोई उपाधि ग्रहण नहीं प्रदान करेंगे नागरिकों को। और भारतीय नागरिकों को भी कहा गया कि आप विदेशों से कोई उपाधि नहीं ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा जो आगे भी कुछ प्रतिबंध है, बस इतना ही जानिए आप। इसके अलावा अब स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 देखिए। अनुच्छेद 19(1) में कहा गया कि सभी नागरिकों को वाक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, यानी वाक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अर्थ है
अपना मत लिखकर, बोलकर, इशारा करके, काम करके, ऐसे ऐसे करके, ये जो करते हैं ना, ये सब अधिकार इसी के तहत है। करते हैं ना, बचपन में बहुत लोग करते थे। तो बात व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत क्या है कि आप अपना बोलकर, सुनकर, इशारा करके, वीडियो में रिकॉर्ड करके, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्ड करके, ऑडियो रिकॉर्ड करके अपने विचारों को प्रसारित करने की स्वतंत्रता है। लिख कर, पेपर में लेख लिख कर, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके, ये वाक में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का तहत आपको अधिकार दिया गया है। इसके तहत हम किसी से बात नहीं करेंगे, वो भी है। चुप रहेंगे, वो भी अधिकार मेरा इसके तहत है। अगर कोई आदमी हमको जबरदस्ती कर रहा है, अगर हम किसी का फोन रिसीव नहीं किए, तो वो भी मेरा इसी के तहत आता है। मेरी इच्छा नहीं है बात करने का आपसे, हमारा इसी अधिकार के तहत आता है बाकी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के वाक में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को काफी विस्तार दिया है। इसमें प्रेस की भी स्वतंत्रता शामिल किया गया है। हालांकि इसमें स्पष्ट रूप से प्रेस नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट डिसीजन से अभी निर्धारित हुआ कि प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में है। जो पेपर पर निकलता है, न्यूज चैनल सब है, सब इसी के तहत आता है, इसी अधिकार का उपभोग करता है। हम भी इसी अधिकार का उपभोग करके आपको इस पर चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद अगर कोई प्रत्याशी है तो उसके पूर्व बीट जानने का अधिकार आपको इसी के तहत है। इसके अलावा राष्ट्रीय झंडा फहराना भी इसी के तहत है। आप कोई सम्मान कर रहे हैं, हम हर वीडियो में बोलते नहीं है कि 99 पीडीएफ वीडियो, 149 वीडियो पीडीएफ, वो मेरा अधिकार विज्ञापन का इसी के तहत है। समझ गए होंगे। लेकिन इस पर भी प्रतिबंध है। भारत की प्रभुता, अखंडता के दायरे में बोलना है, लिखना है, और राज्य की सुरक्षा, शिष्टाचार, न्यायालय अवमान, लोक व्यवस्था, मानहानि, ये सब के दायरे में, विदेशी संबंध, इसके दायरे में आपको सब बोलना है, लिखना है, या जो कुछ करना है, जो बताएं सब उसके दायरे में है। उसके बाद शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। आप सम्मेलन करते हैं, बाराती ले जाते हैं, समारोह का आयोजन करते हैं, तो ये सभी अधिकार इसी के तहत है। शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन, सरस्वती पूजा में बैंड बजा बजता था, जब हम लोग करते थे बैंड बजा चलता था। उस समय जो है वो गाना बड़ा फेमस था। उस समय बहुत भोजपुरी में बहुत अच्छा गाना जो फेमस था, वो याद नहीं आ रहा है, बहुत समय हो गया। गाना बजता था, लोग डांस करते थे, हम लोग अपने समय में बहुत किए हैं। शांतिपूर्ण निरायुध जो सम्मेलन हम लोग करते हैं, इन नेता लोग जो सम्मेलन करता है, आप लोग बारात ले जाते हैं, कहीं जो है जुलूस निकालते हैं, ये सब इसी के तहत जो है आता है। लेकिन इस पर भी प्रतिबंध लगता है। भारत की प्रभुता और अखंडता और लोक व्यवस्था के हित में इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन प्रतिबंध की चर्चा अनुच्छेद 19(2) में है, अनुच्छेद 19(3) में है। यहाँ 19(19) में अधिकार है, 19(2) में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अनुच्छेद 19(1) में सम्मेलन का अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 19(3) के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। अनुच्छेद 19(ग) के तहत संगम असंग बनाने का अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 4 के तहत भारत की प्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। अब अनुच्छेद 19(ग) क्या है? संगम या संघ बनाने का अधिकार। आप लोग जो क्लब बनाते हैं, संघ बनाते हैं, जो ग्रुप बनाते हैं, या कंपनी स्थापित करते हैं, या स्कूल खोलते हैं, या कोई संस्था खोलते हैं, तो ये इसी के तहत ना आता है। इसी के तहत हम कोचिंग खोले, इसी के तहत है। और इस पर भी भारत की प्रभुता, एकता और लोक व्यवस्था के हित में अगर हम कोचिंग खोल के कुछ भी अगर अगल बगल बोलूं, तो आप हम लोग कार्रवाई करवा सकते हैं। उसके बाद भारत में कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार है। भारत में भ्रमण करने का अधिकार है। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी जा सकते हैं आप, लेकिन उसमें प्रतिबंध होगा। अनुच्छेद 5 के तहत SC ST के हित में और साधारण जनता के हित में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट में कुछ जगह इनर लाइन परमिट जारी किया जाता है, ताकि उस क्षेत्र में आप नहीं जा सकते हैं। क्यों? जनजातियों के हितों के लिए, नहीं तो साधारण जनता के हित में। इसके अलावा भारत में कहीं भी बस
जाने की स्वतंत्रता आपको दिया गया है। लेकिन उसमें भी है अनुच्छेद 19(5) के तहत अनुसूचित जाति जनजाति और साधारण जनता के हित में उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और भारत के नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार का अधिकार दिया गया है। आप कर सकते हैं, लेकिन राज्य क्या कर सकता है? अब मान लीजिए बीपीएससी में एग्रीकल्चर का वैकेंसी आता है, तो उसमें अर्हता विहित कर दिया है कि जो एजी ऑनर्स होगा वही करेगा। अभी एफएओ का आता है, उसमें इकोनॉमिक्स वाला ही रहेगा। तो आपको आजीविका, कारोबार, व्यापार, वृत्ति करने का, आपको रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन राज्य उसमें तकनीकी अर्हता विहित किया है। समझ रहे हैं? आप अनुच्छेद 16 के तहत नहीं जा सकते हैं कि हमको समानता नहीं मिल रहा है। यहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया है कि योग्यता निर्धारित होगा और योग्यता के एज होगा 21 वर्ष से ऊपर, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और मान लीजिए कोई कंपनी है, तो राज्य उस कंपनी को अपने हाथ में ले सकता है। इसके दायरे में आपको व्यापार कारोबार करना होगा। समझ रहे हैं? तो यह अधिकार है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 20 में क्या है? कहा गया कि गिरफ्तारियों के संबंध में, गिरफ्तार कोई अगर अपराधी है और गिरफ्तार हो गया तो उसको कुछ संरक्षण दिया गया है। दंडिक विधि को बहुलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया सकता है। मान लीजिए कोई क्राइम है, तो वह क्राइम कल हुआ था, या पहले कोई कोई अपराध किया है, तो कोई अपराध किया है, लेकिन उस समय वह कानून के नजर में अपराधी नहीं था, क्योंकि वैसा कानून नहीं बना था, या कानून था ही नहीं कि जो अपराधी था। लेकिन अगर आज कोई कानून बना देंगे और उसको कहेंगे नहीं कल से लागू होगा, तो ये दंडिक विधि में नहीं होगा। कोई भी काम किया गया उस समय वो अपराध नहीं था, अब बाद के किसी अधिनियम के द्वारा उसको अपराधी नहीं ठहरा सकता, उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन ये दंडिक मामलों में है, सिविल मामलों में ऐसा नहीं है। भारत सरकार आयकर अधिनियम या टैक्स संबंधी कानून को भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर सकता है। मान लीजिए पिछले साल उसमें 10% टैक्स था, लेकिन सरकार आज कानून बना के पिछले साल से लागू कर सकती है कि नहीं उस पर 20% टैक्स था। तो सिविल कानून को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है, लेकिन दंडिक कानून को नहीं। उसके बाद किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 बार से अधिक सजा नहीं दिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उसको बार बार उसी अपराध के लिए सजा नहीं दे सकते हैं। साथ ही साथ किसी अपराधी को जो गिरफ्तार हो गया है उसको अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए आप उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं। जो पुलिस उसे सब बाध्य करता है वो आपके अधिकारों का हनन करता है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा ही हटाया जा सकता है, इसके अलावा नहीं हटाया जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार में व्यापक अधिकार, इसमें जीवन जीने के सभी अधिकार है। अब इसमें क्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक निर्वचन में आप देखिए, एकांत में रहने का अधिकार, अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शुद्ध पेयजल का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, हाथ में डंडी बीड़ी लगाते हैं उसके विरुद्ध अधिकार, निजता का अधिकार, त्वरित विचरण का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार। तो इसमें बहुत सारा अधिकार है, 22-23 अधिकार है। और अनुच्छेद 21 को 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया है। इसमें प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा राज्य। इसके अलावा अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, 2 भाग है इसका, निवारक निरोध में एक समान गिरफ्तारी, समान गिरफ्तारी में है। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है तो उसको गिरफ्तार क्यों किया गया है, उस गिरफ्तार के कारण जानने का अधिकार है उसको। उसके बाद उसको वकील से परामर्श करने का अधिकार है, और उस गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करने का प्रावधान है। अभी बीपीसी में शिक्षा सत्याग्रह में रमांस जी हैं, वो आंदोलन कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करके मतलब मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया गया है। तो यह स्थिति है, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करने का अधिकार। और अच्छा, एक है 22-23 अनुच्छेद 22-23 निवारक निरोध के बारे में है।
निवारक निरोध एक ऐसा व्यवस्था है जिसके तहत आशंका के आधार पर आपको गिरफ्तार करके नजरबंद कर लिया जाएगा। आप अपराध किए नहीं किए हैं, शक के आधार पे आपको बंद कर दिया जाएगा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ऐसा किया जाता है। आतंकवाद निरोधक अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन वैसी स्थिति में भी गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ अधिकार दिया गया है, जैसे कि गिरफ्तारी के आधार से अवगत कराए जाने का अधिकार, लंबे समय तक गिरफ्तार करना है 3 मास से अधिक तो सलाहकार बोर्ड को निर्देशित किया जाएगा। तो कुछ प्रावधान दिए गए हैं, कुछ उनको भी संरक्षण दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें अनुच्छेद 23 के तहत बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब पहले के जमाना में आप देखते होंगे लोग बेगार कराते थे और अनावश्यक रूप से लोगों से कहते थे कि बेगार करो। देख ब्रिटिश शासन में जो अस्थायी बंदोबस्त था उस व्यवस्था में बहुत सारी जमींदारी व्यवस्था थी, तो लोग जो है साफ पैदल चलता था, जो कहता था लोग उसी का बात मानता था। भर दिन मतलब मजबूर करना, बिना बेगार का अर्थ है कि बिना श्रम का प्रतिफल दिए आप उसको मजबूर कर रहे हैं। बिना पैसा दिए या कोई लाभ दिए अगर किसी को कुछ करने के लिए विवश कर रहे हैं तो वह बेकार है। ध्यान रखिएगा, जीवन में किसी को बिना कुछ दिए फायदा पहुंचाए किसी का, बिना उससे कोई काम मत लीजिए। उसकी अपनी अधिकार स्वतंत्रता है। तो बलात् श्रम पर किसी भी प्रकार का जो दुर्व्यवहार होता है, बलात् श्रम होता है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी भी कारखाना, नियोजन, परिसंकटमय क्षेत्र में नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार इसके लिए कानून बनाया है। अब बाल श्रम निषेध अधिनियम है, कारखाना अधिनियम के तहत रोक लगाया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है। और इसमें जो है धर्म को मानने, प्रचार करने, धार्मिक संस्थाओं का स्थापना करने, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक, अगर कोई आदमी अपना धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में कर रहा है तो उस पर टैक्स की छूट आदि सब दिए गए हैं। उसके बाद अनुच्छेद 29-30 में शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है। अगर नागरिकों के किसी वर्ग की कोई स्पेशल कल्चर है, संस्कृति है तो उसको बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में क्या है कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने, चलाने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में कहा गया कि इस भाग के तहत अगर कोई किसी के अधिकारों का हनन होता है तो उसको लागू करवाने के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। और उच्चतम न्यायालय में जाने के बाद उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करती है। उच्च न्यायालय अब 5 प्रकार के रीट जो है आप जानते ही हैं। बंदी प्रतीक्षण हो गया, उत्प्रेषण हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया। अभी बीपीसी चेयरमैन को वारंट जारी किया गया है नियुक्ति का आधार। तो अनुच्छेद 32 के तहत ही ऐसा किया गया है। तो 5 प्रकार के अभी बीपीसी में जो गया है लोग एग्जाम करने के लिए तो इसी के तहत गया है लोग। और वो 5 जो रीट है उस 5 रीटों के आधार पे अलग अलग जैसा मामला होगा उसी मामले के आधार पे जवाब तलब किया जाता है। तो ये स्थिति है। अब हम लोग देखेंगे, ये तो अधिकार है। अब हम आगे चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार के महत्व, चुनौती और मौलिक अधिकार के संशोधनीयता पे।